छोटे कदमों से सफर शुरू होता है, हौसलों से मुकाम पूरा होता है। रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, एक छोटी सी किरण से ही सवेरा होता है। तो हेलो एवरीवन, दिस इज जगदीश, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का सिविक्स का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है फेडरलिज्म। पहला चैप्टर पावर शेयरिंग ऑलरेडी हमने कर लिया है, उस पे कौन से क्वेश्चन बोर्ड में आने वाले हैं उसका भी वीडियो मैंने डाल दिया है, तो आप ये वीडियो जाके देख सकते हो। इसके पहले, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले उड़ान सीरीज का बेसिकली पर्पस क्या है उसके बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूं कि उड़ान सीरीज में हम क्लास 10th का एसएसटी के पूरे चैप्टर, सारे सब्जेक्ट चारों के पूरे सब चैप्टर्स हम कंप्लीट करने वाले हैं। उसके साथ पीवाईक्यू एंड कौन से क्वेश्चन बोर्ड में बनने वाले हैं, आने वाले हैं, वो भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर जहां पे हमने एंड किया था, उसका जो लास्ट टॉपिक था फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, वहीं से हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आपको रिमेंबर करना पड़ेगा। ओके, सोचो कहां पे हमने एंड किया था। अगर वीडियो नहीं देखा है तो जाके वीडियो देखो। ओके, लास्ट का जो टॉपिक था उसका पहला पॉइंट था द वर्टिकल डिवीजन ऑफ लेबर, जहां पे हमने क्या सीखा था, राइट? सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। ओके, ये हमने डिवीजन देखा था गवर्नमेंट का, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। इससे ही भैया फेडरलिज्म बोला जाता है। जो चैप्टर का नाम है फेडरलिज्म, इससे ही हम फेडरलिज्म बोलते हैं इस पूरे स्ट्रक्चर को। तो इस चैप्टर में हमें यही देखना है कि फेडरलिज्म होता क्या है ना? इसका माइंड मैप। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम माइंड मैप क्या है इस चैप्टर में करने क्या वाले, मीनिंग क्या होता है फेडरलिज्म का, डेफिनेशन के साथ जाएंगे। स्पेशल प्रोविजन क्या होता है, इंडियन फेडरलिज्म क्या होता है, राइट? फीचर्स क्या है फेडरलिज्म के, जुडिशरी क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, सारे टॉपिक्स को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। टाइप्स क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या होता है, सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म क्या होता है। ये जो पूरा चैप्टर ये दो पार्ट में डिवाइड रहेगा। पहले पार्ट में हम दो टॉपिक करने वाले हैं, जो टॉप के दो टॉपिक रहेंगे, यही इस वीडियो में हम करने वाले। इस वीडियो को छोटा ही रखने वाले क्योंकि ये ज्यादा आपको सुटेबल रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। पहला पॉइंट है व्हाट इज फेडरलिज्म। भैया डेफिनेशन, जिस चैप्टर को पढ़ते हैं उस चैप्टर का सबसे पहले जो नाम है उसका मीनिंग क्या होता है वो जानना बहुत जरूरी होता है। तो फेडरलिज्म का मीनिंग यहाँ पे मैंने डेफिनेशन दिया है। उसके पहले हम थोड़ा सा पिछले चैप्टर के बारे में रिमराइज करते हैं, क्योंकि कि बेल्जियम और श्रीलंका के केस हमने देखा था। बेल्जियम के केस में क्या होता, अकोमोडेशन हुआ था, राइट? अकोमोडेशन मतलब वहां पे गवर्नमेंट ने पावर को शेयर किया था। ओके, अलग अलग पार्ट को शेयर किया था। कम्युनिटी गवर्नमेंट के बारे में देखा। श्रीलंका में देखा, वहां पे पावर को शेयर नहीं किया गया था, इसकी वजह से सिविल वॉर हुआ। यहाँ पे पावर को शेयर किया, इसलिए अकोमोडेशन हुआ। यहाँ पे कोई सिविल वॉर देखने को नहीं मिला। तो यहीं से वो कॉन्सेप्ट निकल के आती है फेडरलिज्म वाली। ओके, डेफिनेशन के साथ जाते हैं। व्हाट इज फेडरलिज्म? फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट in which the power is divided between central authority and various constituent unit. Okay, मैं लिख देता हूं यहां पे सेंट्रल, राइट? और वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट, मतलब यहां पे स्टेट हो सकता है एंड लोकल गवर्नमेंट हो सकता है। ये जो स्ट्रक्चर है कि पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल, इसे बोला जाता है फेडरलिज्म। ये अगर डेफिनेशन क्लियर, तो पूरा चैप्टर क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगा आपका। इस पे ज्यादा फोकस करिए। ओके, उसके बाद हम देखते हैं बोथ दिस लेवल ऑफ द गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द ईच अदर। मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट को, तीनों को बनाया गया है, तो सबका पावर अलग रहेगा। सब अपने पावर को इंडिपेंडेंटली एक्सरसाइज करेंगे। ये दो पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इस दोनों पॉइंट को ठीक से देखना। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, कंपैरिजन देखते हैं कि यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट में डिवीजन क्या होता है। ओके, व्हाट इज द डिवीजन बिटवीन यूनिटरी एंड द फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल तो मैंने बता दिया आपको, फेडरल क्या होता है। अगर फेडरलिज्म को ठीक से समझना है तो किसी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से हमें क्या करना पड़ेगा, उसे कंपेयर करना पड़ेगा। तो हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, यूनिटरी गवर्नमेंट से। ओके, फेडरलिज्म मीनिंग बताया मैंने, वहां पे 2 और मोर देन 2 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट हो गए, सेंट्रल, स्टेट, लोकल, या 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ओके, तो ये हमने सीखा था। अभी हम इसे कंपेयर करते हैं। ओके, कि लेवल ऑफ गवर्नमेंट के यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है, ओनली वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, ओनली वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट और द सब यूनिट आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो, यूनिटरी गवर्नमेंट में एक ही लेवल होता है गवर्नमेंट का, सेंट्रल लेवल। ओके, और उसके सबऑर्डिनेट भी हो सकते हैं, बट वो सेंट्रल के अंडर रहेंगे।
ये कंडीशन है। बट मैंने बताया फेडरल में क्या होता है, फेडरल में क्या होता है, यहाँ पे 2 और मोर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, जहां पे सेंट्रल भी होगा, स्टेट भी होगा और लोकल भी होगा। और ये जो सेंटर है और जो लोकल है, ये स्टेट और जो लोकल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर नहीं रहेंगे। ओके, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है 2 और मोर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट एग्जिस्ट, ओके, सेंट्रल प्लस स्टेट। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड द सुप्रीम पावर, यूनिटरी गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरा पावर रहेगा। ओके, और फेडरल में पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, दोनों के बीच में पावर को डिवाइड किया जाएगा और जिसको जो पावर दिया गया है वो वही पावर को एक्सरसाइज करेगा। बट सेंट्रल पे ऐसा है क्या, सेंट्रल में ऐसा नहीं है। कंट्रोल किसका रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑर्डर टू प्रोविजन ऑफ लोकल गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सा भी ऑर्डर दे सकता है स्टेट को या लोकल गवर्नमेंट, जो भी सबऑर्डिनेट यूनिट्स रहेंगे उसको वो ऑर्डर दे सकता है और काम करवा सकता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू एक्ट। किस केस में, किस किस केस में हो जाता है, कुछ स्पेशल कंडीशन में कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कुछ करने बोल देता है, बट मैक्सिमम टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, फेडरल में और यूनिटरी में अलग है। ओके, एंड ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट और द लोकल यूनिट हैव नो इंडिपेंडेंट पावर। जो यूनिटरी में क्या रहेगा, यूनिटरी मतलब क्या है, यूनियन लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट रहेगा। जो नीचे जो सबऑर्डिनेट यूनिट रहेंगे उसका कोई ऑटोनॉमी नहीं रहेगा, उनको कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगी। बट यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर ओन पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द सेंटर। ओके, फेडरलिज्म में क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर है, लोकल गवर्नमेंट को भी पावर है। ओके, इंडिपेंडेंट पावर है, बट यहाँ पे नहीं है। ओके, अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द पीपल, क्योंकि सेंट्रल लेवल पे एक ही गवर्नमेंट बना है यूनिटरी गवर्नमेंट में। ओके, और जो भी सबऑर्डिनेट यूनिट रहेंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे आंसरेबल कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। ओके, बोथ सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर सेपरेटली आंसरेबल टू दी पीपल, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल रहेगा उनको, और सेंट्रल के अलग तरीके से रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो यहाँ पे दो अलग गवर्नमेंट है, अलग पावर है, इंडिपेंडेंटली पावर परफॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंटली वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, दोनों रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, सेंट्रल भी और स्टेट भी, यहाँ पे एक ही रहेगा। तो आपको एक आइडिया आ गया होगा कि यूनिटरी गवर्नमेंट जो है वहां पे एक ही लेवल है, यहाँ पे 2 और मोर लेवल है। ठीक है, फेडरलिज्म में यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम पावर है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर दिया गया है। ओके, ये क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा आई होप। ओके, तो आपका डिफरेंस है, डिफरेंस क्यों बताया गया, क्योंकि आपको फेडरलिज्म को समझना है ठीक से। हमने और एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कंपेयर किया, यूनिटरी। ओके, यूनिटरी एंड फेडरल गवर्नमेंट। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं हम। ओके, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म का मीनिंग कर लिया, फेडरलिज्म का हमने कंपैरिजन भी कर लिया यूनिटरी से, राइट। अभी नेक्स्ट टॉपिक है आपका फीचर ऑफ द फेडरलिज्म। बहुत ही बढ़िया ट्रिक लेके आया हूं, सारे फीचर्स, कुछ 7-8 फीचर्स है। फीचर को आपको अगर याद रखना होगा तो बहुत बेहतरीन ये ट्रिक्स यहाँ पे लेके आया हूं मैं, जिसका नाम है खुद फेडरल, जिसका नाम है खुद फेडरल। अगर याद नहीं रहते, बहुत सारे यहाँ पे 7-8 यहाँ पे आपको फीचर्स देखने को मिलेंगे, तो अगर याद नहीं रहते आपको तो ये कीवर्ड मैंने आपको दिया फेडरल, ऐप से आता है फेडरल लेवल। फेडरल लेवल मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, 2 and more than 2 tiers of the government। फेडरलिज्म पहला फीचर में आपको लिखना है कि यहाँ पे एक ही गवर्नमेंट नहीं होता है, यहाँ पे 2 और 2 से ज्यादा गवर्नमेंट होते हैं। ये पहला आपका पॉइंट है, सेंट्रल भी रहेगा और स्टेट भी रहेगा। पहला समझ में आया, एफ से फेडरल लेवल, ई से इक्वल सिटीजन बट डिफरेंट जुरिस्डिक्शन। अभी ये समझना बहुत जरूरी। जुरिस्डिक्शन का क्या मीनिंग होता है, जुरिस्डिक्शन मतलब लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ पुलिस। ओके, एक पुलिस थाना होता है, एक चौकी होती है, तो उसका एक एरिया होता है, उस एरिया में उस पुलिस का क्या रहता है, जुरिस्डिक्शन रहता है, और वहीं पे वो वर्क कर सकता है, वहां के जो मैटर है वो सॉल्व करता है। दूसरी पुलिस चौकी का बंदा यहां से इस पुलिस चौकी के जुरिस्डिक्शन में आके काम नहीं कर सकता। ओके, तो ऐसा ही जुरिस्डिक्शन का रहता है। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग जुरिस्डिक्शन है और स्टेट गवर्नमेंट का अलग जुरिस्डिक्शन है, दोनों अपने अपने जुरिस्डिक्शन में क्या करते हैं, वर्क करते हैं। ओके, सो बोथ लेवल गवर्न द सेम सिटीजन। ओके, अब यहां पे देखो सेंट्रल, ये इंडिया हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इंडिया को क्या कर रहा है, पूरे इंडिया को गवर्न कर रहा है, पूरा इंडिया उसका जुरिस्डिक्शन है। बट अगर हम महाराष्ट्र की बात करेंगे यहाँ पे, राइट, तो महाराष्ट्र में भी स्टेट गवर्नमेंट है और वो के लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर भी आते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर भी आते हैं। सो इसलिए यहां पे दिया है बोथ लेवल गवर्न द सेम सिटीजन। यहां का जो सिटीजन है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर भी है
और महाराष्ट्र के स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी है। इसलिए यहाँ पे डिफरेंट जुरिस्डिक्शन जरूर है, बट सिटीजन तो एक ही है ना। ये दूसरा आपका बन जाएगा, बोथ लेवल गवर्न द सेम सिटीजन बट पावर आर डिवाइडेड। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट सिटीजन ऑफ इंडिया को ही गवर्न कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट भी सिटीजन ऑफ इंडिया को ही गवर्न कर रहा है, बट दोनों के काम करने का जो जुरिस्डिक्शन है वो अलग अलग है। कैसे? लॉ, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाता है, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाता है। क्लियर? ओके, सो टैक्स का भी फंडा ऐसा ही रहेगा, कुछ पर्टिकुलर चीजों पे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाता है, कुछ पर्टिकुलर चीजों पे स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाता है। एडमिनिस्ट्रेशन भी वैसा रहेगा। ओके, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र गवर्नमेंट है ना, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट है। सेंट्रल की बात करेंगे तो सेंट्रल में सारे क्या हो गए, स्टेट गवर्नमेंट अंडर इसके आ जाएगा। ओके, फेडरल का हमने एफ कर लिया, ई कर लिया, अभी डी करते हैं। डी क्या है? डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, जो भी पावर, अभी मैंने यहां पे बताया आपको कि फेडरलिज्म में होता क्या है, फेडरलिज्म में क्या होता है कि सेंट्रल का अलग पावर है, स्टेट का अलग पावर है, राइट, अलग अलग दोनों का पावर है। तो पावर ऑफ द ईच लेवल क्लियरली रिटन इन अ कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के पावर में घुस गया, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल के पावर में घुस गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, मेंशन है, और जो भी चीज कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हो जाती है उसे फॉलो करना मैंडेटरी हो जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एक स्पेसिफिक, आगे आने वाले चैप्टर में बताऊंगा मैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ स्पेसिफिक टॉपिक से उस पे ही सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाता है, स्टेट गवर्नमेंट के कुछ स्पेसिफिक टॉपिक है उस पे ही स्टेट गवर्नमेंट क्या बनाता है, लॉ बनाता है। तो ठीक से समझना इस टॉपिक को। हमने 3 फीचर कर लिए हैं। ओके, कौन सा फीचर कर लिया हमने? फेडरल लेवल, एफ कर लिया, ई हमने कर लिया इक्वल सिटीजन, डी हमने कर लिया डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, की कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। ओके, अगला हम फीचर देखते हैं। अगला क्या आपका? एफ हो गया, ई से क्या आ रहा है? ई से आ रहा है इक्वल कंसेंट फॉर द चेंज, वन लेवल कैन नॉट बी चेंज। अभी देखो हमारे कंट्री में अगर कोई भी लॉ चेंज करना होगा तो क्या सेंट्रल लेवल करेगा? क्या सिर्फ सेंट्रल लेवल ही करेगा? नहीं, सेंट्रल लेवल क्या करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को पूछेगा। तो यहाँ पे दोनों की कंसेंट आनी चाहिए ना। फेडरलिज्म में भाई पावर को शेयर किया है सेंट्रल और स्टेट के बीच में, तो सेंट्रल को भी पूछा जाएगा और सेंट्रल को स्टेट को भी पूछना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या बताएगा? वन लेवल कैन नॉट चेंज। ओके, वन लेवल कैन नॉट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन अलोन, अमेंडमेंट नीड अप्रूव फ्रॉम बोथ द सेंटर एंड, अमेंडमेंट मतलब चेंज, यहाँ पे कर दो आप, अमेंडमेंट मतलब चेंज होता है। ओके, क्या अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज करना है तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगा सिर्फ, या सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही करेगा? ऐसा नहीं है, दोनों मिलके क्या करते हैं, एक दूसरे की कंसेंट लेके ही चेंज करते हैं। तो ये हो गया आपका 4th फीचर ऑफ फेडरलिज्म। क्या फेडरलिज्म में अगर कुछ चेंज करना होगा तो सेंट्रल को भी पूछा जाता है और स्टेट को भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है रोल ऑफ द जुडिशरी। ओके, यहाँ पे जुडिशरी क्या करता है? बेसिकली कोर्ट, राइट, आपको पता ही होगा कोर्ट क्या काम करता है, डिस्प्यूट सॉल्व करने का काम करता है। अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है, झगड़ा होता है स्टेट के बीच में, स्टेट के बीच में, स्टेट सेंट्रल के बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में, सेंटर वर्सेस 3 और मोर स्टेट के बीच में अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है, या सेंटर वर्सेस सिटीजन या स्टेट वर्सेस सिटीजन, कौन सा भी कॉन्फ्लिक्ट हो, जुडिशरी उसको सॉल्व करता है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लॉ है, समझिए कॉन्स्टिट्यूशन है 1 2 3, ये सारे लॉ है, तो ये लॉ को इंटरप्रेट भी करता है। क्या ये लॉ सिटीजन ऑफ इंडिया पे अप्लाई हो रहे? अगर हो रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं हो रहे होगा तो जुडिशरी इंटरवेन करता है। वो गवर्नमेंट को ऑर्डर देता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, इस लॉ को चेंज करना पड़ेगा या इसे एबोलिश करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोगों पे अप्लाई नहीं हो रहा है। इसे इंटरप्रिटेशन बोला जाता है। ओके, तो ये भी काम किसका है? सुप्रीम कोर्ट का है। नेक्स्ट एग्जांपल दिया है यहाँ पे आपको, यहाँ पे एससी सेटल सेंटर वर्सेस स्टेट कॉन्फ्लिक्ट। तो ये केस का नाम दिया गया आपको कि ये केस सुप्रीम कोर्ट में हुआ था, जो आपको यहाँ पे दिया गया है एग्जांपल के रूप में। ओके, अभी नेक्स्ट है ऑटोनॉमी इन अ फाइनेंस। बहुत ही इजी है ये वाला, ऑटोनॉमी इन अ फाइनेंस मतलब ईच लेवल हैज इट्स ओन सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू। सेंट्रल स्टेट, हर बार यही आने वाला है। फेडरलिज्म मतलब क्या होता है? पावर का डिवीजन सेंटर के बीच में और स्टेट के बीच में। तो सेंटर जो है, ईच लेवल हैज इट्स ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू मतलब टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार। कुछ ऐसे मुद्दे होंगे जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करेगा, कुछ ऐसे मुद्दे होंगे जहां पे थिंग्स होंगे जहां पे स्टेट गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करेगा। तो दोनों का टैक्स कलेक्ट करने का भी डिवीजन किया गया है। ओके, जैसे कि इंश्योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, इससे क्या रहेगा, दोनों अपने अपने लेवल पे पैसे कमा पाएंगे और स्टेट अपना लेवल पे पैसे
रेवेन्यू लेगा और स्टेट का डेवलपमेंट करेगा, सेंटर अपने लेवल पे रेवेन्यू लेगा और पूरे कंट्री का डेवलपमेंट करेगा। ओके, उसके साथ हम नेक्स्ट करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको दिया यहाँ पे, ये स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट किस पे कौन से टैक्स लेता है। तो यहाँ पे इनकम टैक्स है, कस्टम ड्यूटी है, मतलब जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बाहर से जो सामान आता है, यहाँ से जो इंपोर्ट बाहर जाता है तो उस पर टैक्स लगाता है, तो वो टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। एक्साइज ड्यूटी, पेट्रोल और डीजल पे जो ड्यूटीज लगते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। एग्रीकल्चर पे जो इनकम टैक्स होता है वो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करता है। तो सबका एक अलग अलग डिवीजन करके रखा है, उस पर्टिकुलर थिंग, उस पर्टिकुलर चीज पे ही स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकता है, टैक्स ले सकता है। अभी यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि एग्रीकल्चर का जो टैक्स है वो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा? नहीं लेगा, क्योंकि उसका पावर नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट का पावर है। यहाँ पे क्लियरली डिवीजन है ना पावर का। ओके, उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट, लिविंग टुगेदर विद अ ट्रस्ट। एल मतलब लिविंग टुगेदर विद अ ट्रस्ट, ये लास्ट है। यहाँ पे बताऊंगा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरलिज्म भी दिया गया है। ओके, तो जो लिविंग टुगेदर विद द ट्रस्ट मतलब फेडरलिज्म में यूनिटी में देखने को मिलती है, ओके, और डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ओके, सो नीड्स म्यूचुअल ट्रस्ट। अगर यूनिटी डाइवर्सिटी है तो इनको लॉन्ग टर्म तक चलाने के लिए हमें ट्रस्ट चाहिए। क्या चाहिए? ट्रस्ट चाहिए। लोगों के बीच में क्या होना चाहिए? ट्रस्ट होना चाहिए, एक एग्रीमेंट होना चाहिए कि वो साथ में रहे। एक ट्रस्ट होना चाहिए, म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, एक एग्रीमेंट होना चाहिए कि वो अपने साथ में लोगों को मिला के फ्रेटर्निटी के साथ आगे बट एग्जाम्पल, इंडिया यूनाइटेड डिस्पाइट मेनी लैंग्वेज एंड कल्चर। इंडिया तो बहुत बड़ा कंट्री है यार, उसमें लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग कल्चर के लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, अलग अलग इथनिसिटी के लोग हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इवन कास्ट के भी सब कास्ट यहाँ पे इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीजें म्यूचुअल ट्रस्ट क्रिएट करना लोगों में होना चाहिए, जिसकी वजह से लोग साथ में रहे, है ना। इलविश यादव का जो डायलॉग है ना फेमस, जिसमें बोलता है भाईचारा होना चाहिए, भाईचारा ऑन द टॉप। तो लोगों के बीच में क्या होना चाहिए? भाईचारा होना चाहिए। ओके, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन सिखाता है और यही फेडरलिज्म का क्या है? एक फीचर है। तो ये सारे फेडरलिज्म के फीचर मैंने डिस्कस करे, एक बार हम इसे क्या करते हैं, रिमेंबर करते हैं और इसको समराइज करते हैं। मैंने क्या बताया था आपको? फेडरल। ओके, मैंने क्या बताया था आपको? फेडरल इसका कीवर्ड है। सीधा एग्जाम में अगर फेडरलिज्म आता है, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, सीधा ये वर्ड लिख दो। ओके, सीधा क्या करना है आपको? इस वर्ड को लिखना है। कौन सा वर्ड? फेडरल। 1 मिनट। ओके, दिस इज द वर्ड फेडरल। ये वर्ड को लिख देना है और इस वर्ड के हिसाब से एफ का लिख दो, ई का लिख दो, डी का लिख दो, ई का लिख दो, आर का लिख दो, ए का, एल का। कितने हो जाए? 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट हो जाएंगे। काफी ये पॉइंट है, 5 मार्क के लिए भी आता है आपको, तो ये 7 पॉइंट काफी हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गए फीचर्स। तो हमने मीनिंग किया, हमने कंपैरिजन किया, हमने फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म किया, बहुत ही क्लियर एंड क्रिस्टल हो चुका है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। 2 रूट्स ऑफ द फॉर्मिंग फेडरलिज्म। पहला कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म एंड होल्डिंग टुगेदर। क्या डिफरेंस है दोनों में? टाइप्स भी बोल सकते हैं इसको, या इसको हम रूट्स, 2 रूट्स ऑफ द फेडरलिज्म। कि पर्टिकुलर कंट्री में कहीं कहीं हमें क्या देखने को मिलता है? कमिंग टुगेदर वाला देखने को मिला है, कहीं कहीं होल्डिंग टुगेदर। अभी देखते हैं क्या ये कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। यहाँ पे वर्ड से ही मीनिंग आपको समझ रहा होगा, कमिंग टुगेदर। ओके, मतलब इंडिपेंडेंट स्टेट कम टुगेदर वॉलंटरी टू फॉर्म अ बिगेस्ट यूनिट। क्या भैया, यहां से एक स्टेट आ रहा है, 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 साथ में आके क्या कर रहे हैं? एक बड़ा यूनियन फॉर्म कर रहे हैं, एक बड़ा यूनियन फॉर्म कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। जहां पे बहुत सारे स्टेट साथ में आ रहे हैं और मिलके एक यूनियन फॉर्म कर रहे हैं, उसे कमिंग टुगेदर बोले जाता है। यहां पे क्या रहेगा? सॉवरेनिटी, रिटेन आइडेंटिटी, इंक्रीज द सिक्योरिटी। हर एक स्टेट का अपना एक सॉवरेनिटी होगा। ओके, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करेंगे, सारे स्टेट इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। इनकी एक आइडेंटिटी होगी, ये खुद को सिक्योर करेंगे। जैसे कि एग्जांपल है यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। ओके, एंड इसमें जो भी स्टेट रहेंगे, ऑल स्टेट यूजुअली हैव इक्वल पावर एंड स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू द फेडरल गवर्नमेंट। ओके, यहाँ पे जितने भी स्टेट्स हो गए, ये मैंने स्टेट्स बताया आपको, सबको इक्वल पावर, क्या होगी? इक्वल पावर रहेगी, क्योंकि ये सारे स्टेट म्यूचुअली साथ में आए हैं ना, उसके बाद यूनियन फॉर्म किया है, तो सबको इक्वल पावर देना पड़ेगा, वरना भैया एक स्टेट चला जाएगा, है ना, एलिनेट फील करेगा। तो सबको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे सेम पावर देना पड़ेगा। होल्डिंग टुगेदर, यहाँ पे होल्ड मतलब होल्ड करके रखो किसी को, है ना, ऐसे समझ सकते हो आप। लार्ज कंट्री डिवाइड्स इट्स पावर, लार्ज कंट्री डिवाइड्स पावर
स्टेट एंड नेशनल गवर्नमेंट। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं इंडिया का, इसका परफेक्ट एग्जांपल है इंडिया। एक अखंड भारत हुआ करता था, ओके, एक अखंड भारत पहले हुआ करता था। उसमें हम अगर ठीक से देखेंगे तो राजस्थान और गुजरात वाला रीजन और महाराष्ट्र वाला रीजन पहले एक ही था, स्टेट ऑफ बॉम्बे बोलते थे उसे, राइट। तो अभी क्या हुआ है, वो डिवाइड हुआ है, राइट। तो मतलब हमारा एक पहला अखंड भारत था, राइट। कुछ 14 स्टेट्स हुआ करते थे ओनली, आज 28-29 स्टेट हो चुके हैं, राइट। यहाँ पे पहले एक अखंड भारत होता था, फिर हमने क्या किया, महाराष्ट्र अलग बनाया, हमने गुजरात को अलग बनाया, बंगाल में काफी सारे स्टेट मिक्स थे, बंगाल अलग बन गया, उड़ीसा अलग बन गया, तेलंगाना और अरुणाचल प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश एक था, तो अभी तेलंगाना अलग हो चुका है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने एक बड़े स्टेट को, एक बड़े यूनियन को छोटे छोटे पार्ट में क्या कर दिया, हमने डिवाइड कर दिया। उसे बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। एग्जांपल है इंडिया, स्पेन, बेल्जियम। इसका फीचर यह रहेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट यूजुअली मोर पावरफुल। कहीं कहीं केस में आप देखते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर बहुत बड़ा होता है, स्टेट गवर्नमेंट को ओवर पावर कर जाता है। कुछ कुछ केस में सेंट्रल का अलग होता है, स्टेट का अलग होता है, स्टेट इंडिपेंडेंटली काम करता है। तो यहाँ पे आपको वेरिएशन दिखेंगे, यहाँ पे सारे स्टेट को समान इक्वल पावर नहीं है, जैसे हमने ऊपर के केस में देखा था कमिंग टुगेदर में, कि यहाँ पे सबको इक्वल पावर है, बट यहाँ पे इक्वल पावर है क्या, बिल्कुल नहीं है। ओके, सो डिफरेंट यूनिट में हैव अनइक्वल पावर, मैंने बताया आपको अनइक्वल पावर, राइट। सम यूनिट आर ग्रांटेड स्पेशल पावर, कुछ कुछ स्टेट को तो स्पेशल पावर भी दिया गया, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, हमारे 7 सिस्टर जो है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, ये वाला जो वहां का पूरा जो पट्टा है, उसको हमने ऑटोनॉमी दिया है, क्योंकि उसका कल्चर अलग है ना, वहां इतनी सिटी है, वहां के लोग ट्राइबल पीपल है, तो वहां पे नॉर्मल लोगों को जाने नहीं दिया जाता है, क्योंकि उनको एक स्पेशल ऑटोनॉमी मिली है। उनका कल्चर को क्या करना है, उनको कंजर्व करके रखना है। अगर यहाँ के लोग वहां चले गए तो वहां पे जमीन खरीदेंगे, उनकी जमीन चली जाएगी, उनका कल्चर मिट सकता है। इसलिए हमने क्या किया है, उस स्टेट को हमने एक ऑटोनॉमी दे के रखी है कि आप अपना कल्चर को प्रिजर्व कर सकते हो, वहां पे कोई नहीं आएगा। उनका केस अलग चलता है, वहां पे अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई लॉ बनाया तो वहां से पूछा जाता है कि वहां पे एप्लीकेबल होगा या नहीं, उनसे पूछा जाता है, राइट। वहां पे थोड़ा सा ऑटोनॉमी हमें देखने को मिला है, मतलब यहाँ पे स्टेट को इक्वल पावर नहीं है, ओके, इक्वल जो पावर है यहाँ पे वो नहीं रहेगा, यहाँ पे इक्वल पावर रहेगा। समझ में आया दोनों में डिफरेंस? अगर आपको नहीं समझ में आता है, अगर आपको इतना नहीं करना है, तो आने वाले स्लाइड में मैंने आपको एक शॉर्टकट दे दिया है, ये रहा शॉर्टकट आपका, श्योर शॉर्ट रिमेंबरिंग। यहाँ पे आपको क्या है, फॉर्मेशन इंडिपेंडेंट स्टेट यूनिट वॉलंटरली, वॉलंटरी मतलब खुद से आते हैं, वॉलंटरी मतलब खुद से क्या आते हैं, सारे स्टेट म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से आते हैं और यूनिट एक कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म फॉर्म करते हैं। यहाँ पे वन बिग कंट्री डिवीजन डिवाइड्स द पावर, एक बड़ी कंट्री छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड, तो ये आपका शॉर्टकट रहेगा। यहाँ पे स्टेट स्ट्रॉन्ग एंड इक्वल भी रहेगा, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट मोर पावरफुल रहेगा, ओके। हर एक स्टेट को इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जाएगी। यूएस एग्जांपल है, नो इक्वल पावर, सम स्टेट हैव अ स्पेशल पावर। जैसे कि मैंने बताया नॉर्थ ईस्ट वाले जो स्टेट्स हैं हमारे इंडिया के, उनको स्पेशल पावर है, क्योंकि उनका जो कल्चर है वो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अलग है अदर लोगों से, इसलिए उनको क्या दिया गया, ऑटोनॉमी दिया गया है। नेक्स्ट, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, हमारा इसका लास्ट टॉपिक रहेगा, ओके। और उसके बाद हम पार्ट 2 रिलीज करेंगे, ओके। तो इतना पहले समझ लो, व्हाट इंडिया फेडरल कंट्री। भैया अभी छोटा सा ट्रिक है, जो 7 फीचर्स हमने देखे फेडरलिज्म के, वो सीधा यहाँ पे चेप दो, ओके, क्योंकि वो सारे फीचर जो है वो इंडिया के केस में भी देखने को मिलते हैं। अगर इंडिया के केस में देखने को मिल रहे हैं तो इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, राइट। हम बोल सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन ही हमारा ये है कि व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, तो लिख देना कि इंडिया में 2, पहला फीचर जो हमने देखा था, 2 मोर देन 2 टीयर्स ऑफ द गवर्नमेंट होने चाहिए, राइट। इंडिया में है, सेंट्रल है, स्टेट है, लोकल भी है, सी लेवल है, तो इंडिया फेडरल कंट्री है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, उस जो फीचर्स आपने किए वहां वो इंडिया पे अप्लाई होते क्या, अगर होते हैं तो इंडिया फेडरल कंट्री है, उसी फीचर्स को यहाँ पे चेप देना है आपको। दोनों का आंसर सेम है भैया, आपको सिर्फ आपका दिमाग आपका जगह पे होना चाहिए और आपको स्मार्ट वर्क आना चाहिए, राइट। अगर स्मार्ट वर्क आप करोगे तो आपको ये क्लियर दिख जाएगा कि जो फीचर्स है वही इसका आंसर है, राइट, वही इसका आंसर है। आपको मैं बताऊंगा आगे। यहाँ पे क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आएगा कि बेल्जियम और श्रीलंका फेस डाइवर्स प्रॉब्लम, व्हाट अबाउट इंडिया। देखो बेल्जियम में तो भैया 3 ही टाइप के लोग थे, डच थे, फ्रेंच थे, जर्मन थे, बट इंडिया में आप देखोगे भैया इतने टाइप के लोग हैं यहाँ पे, क्रिश्चियन है, हिंदू है, मुस्लिम है, पारसी है, जैन है, अलग अलग कास्ट के लोग हैं, अलग अलग सब कास्ट के लोग हैं। भैया क्या करे, फेडरलिज्म अप्लाई होगा या नहीं होगा यहाँ पे, राइट। तो देखते हैं होगा या नहीं होगा। वास्ट कंट्री तो मेनी लैंग्वेज, भैया इतने टाइप के लैंग्वेज भैया, ये यूपीएससी की जो एग्जाम है वो 22 एग्जाम में दे सकते हो आप,
भैया आप सोच सकते हो कितने सारे लैंग्वेज है हमारे कंट्री में, कितने रिलीजन है, राइट। तो हाउ डज द इंडिया मैनेज पावर शेयरिंग, भैया इतने सारे लोगों को पावर शेयर कैसे करता है इंडिया, ये सबसे बड़ा सवाल है हमारा। ओके, तो करता है भैया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना ब्यूटीफुल डिजाइन किया गया है कि भैया हमने हर एक सेक्शन को पावर को शेयर किया है। इसलिए आज हमारे 79 ईयर हो चुके हैं, लगभग 80 ईयर हम कंप्लीट कर रहे हैं इंडिपेंडेंस के, और आज भी हम साथ में हैं, राइट। इसका सबसे बड़ा रीजन है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, हमारा संविधान और हमारा ये फेडरल स्ट्रक्चर, जिसमें हमने पावर को शेयर किया है। हमने श्रीलंका जैसे नहीं किया, हमने पावर को शेयर एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करके रखा और वहां पे वॉर हो गया, सिविल वॉर हुआ, राइट। हमने उसको वैसे नहीं किया, हमने क्या किया है, पावर को शेयर किया है भैया, और हर एक सेक्शन तक पहुंचे हम, हर एक सेक्शन तक। कैसे, देखो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन एज द स्टार्टिंग पॉइंट। सबसे पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन हमने देखा कि इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट आफ्टर द पार्टीशन, है ना, धीरे धीरे इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ। प्रिंसली स्टेट को हमने क्या किया, पहले प्रिंसली स्टेट नहीं आता, या हम नहीं आने चाहते इंडिया में, ना इंडिया में जाना चाहते, ना पाकिस्तान में जाना चाहते, भैया हम सेपरेट रहना चाहते, राइट, ये उन्होंने डिक्लेयर किया था। बट हमारे थैंक्स टू आवर लीडर क्या उन्होंने क्या किया, इंडियन प्रिंसली स्टेट को भी मर्ज किया इंडिया में। अगर मर्ज नहीं होते तो आज इंडिया टुकड़ों में दिखता आपको। ओके, ये मर्ज हो चुके हैं और हमारे लीडर का काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है इसमें। तो कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज द यूनियन ऑफ द स्टेट। सीधा सीधा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया कि हमारा जो इंडिया है वो यूनियन ऑफ द स्टेट है, पूरे स्टेट का मिलके एक यूनियन है, राइट। पहले एक यूनियन था, बाद में उसको स्टेट में डिवाइड किया गया है। नॉट कॉल्ड अ फेडरेशन बट बेस्ड ऑन फेडरल प्रिंसिपल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म कहीं मेंशन नहीं है। आप बोलोगे भैया आप फेडरलिज्म के बारे में बात कर रहे हो, फेडरलिज्म कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ही नहीं है। अरे भैया नहीं मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म मेंशन नहीं है, फिर भी हमारा जो प्रिंसिपल है वो फेडरलिज्म के बेस पे है। हमारे जो प्रिंसिपल है इंडिया के वो फेडरलिज्म के बेस पे है। कैसे, फेडरल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पे सीधा सीधा यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, जो हमने ऊपर किए हुए वो सारे इंडिया के केस में अप्लाई होते हैं, सारे इंडिया के केस में अप्लाई होते हैं। पहला लेख देख के ले लो, पहला कौन सा था फीचर हमारा फेडरलिज्म का, देयर शुड बी 2 and more than 2 टियर ऑफ गवर्नमेंट फेडरलिज्म में होने चाहिए। क्या इंडिया में है भैया, सेंट्रल भी है, स्टेट भी है, लोकल भी है, इसलिए इंडिया क्या है, फेडरल कंट्री है। ओरिजिनली 2 टियर्स है, हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है। लेटर हमने थर्ड भी जोड़ दिया भैया, लोकल गवर्नमेंट, हमने थर्ड भी क्या कर लिया, जोड़ लिया, क्योंकि लोकल लेवल पे लोकल लोगों के प्रॉब्लम भी सॉल्व होने चाहिए ना। एक नॉर्मल किसान अगर उसका कुछ प्रॉब्लम होगा तो भैया वो डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर के पास नहीं जाएगा ना, और जा भी नहीं पाएगा वो। तो लोकल लेवल पे हमें एक गवर्नमेंट चाहिए, तो लोकल लेवल पे उन्होंने क्या बनाया, लोकल गवर्नमेंट, जो पंचायत रहेगा, म्युनिसिपल, वहां के लोगों को मिलकर अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो ये हमें देखने को मिलता है, दैट्स व्हाई इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर। देखो इंडिया में हमें देखने को मिलता है यूनियन लिस्ट, ये कहीं पे नहीं देखने को मिलेगा, इंडिया में देखने को मिलेगा आपको यूनियन लिस्ट। मतलब इसमें जो टॉपिक रहेंगे उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगा, ठीक से समझना इसको। अभी पावर को डिवाइड किया है हमने यूनियन, स्टेट और लोकल, तो यूनियन कौन से पर्टिकुलर टॉपिक्स पे लॉ बना सकता है, तो ये देखो यहाँ पे डिफेंस, फॉरेन, बैंकिंग, करेंसी, यूनिफॉर्म पॉलिसी, यूनियन गवर्नमेंट मेक्स लॉ। जितने भी टॉपिक अभी मैंने बताया आपको ये नेशनल इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक है, तो इसमें कौन लॉ बनाएगा, यूनियन, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगा। स्टेट गवर्नमेंट के में पुलिस है, एग्रीकल्चर है, ट्रेड है, इरिगेशन है। एग्रीकल्चर मुद्दा स्टेट में डाला गया है क्योंकि स्टेट लेवल पे वो सॉल्व हो सकता है। ओके, तो ये जितने भी मुद्दे हो गए यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगा। भैया पावर को कैसा डिवाइड किया है, मतलब झगड़ा नहीं होना चाहिए सेंट्रल और स्टेट के बीच में, राइट, इसलिए पावर को इक्वली डिवाइड किया है। एक होता है कॉन्करेंट लिस्ट, मतलब ऐसे मुद्दे जैसे कि एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। हाँ, इसमें सिर्फ सेंटर और स्टेट इंडिपेंडेंटली नहीं बना सकते, दोनों को साथ में आना पड़ेगा, राइट। तो ये कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसे मुद्दे होते हैं जहां पे दोनों भैया मिलके क्या बनाते हैं, सेंट्रल और स्टेट मिलके लॉ बनाते हैं। तो मैरिज वाला मुद्दा है बहुत ही सीरियस मुद्दा है, राइट। तो इस केस में सेंट्रल यूनियन को भी और स्टेट को दोनों को मिलके क्या करना पड़ेगा, लॉ को बनाना पड़ेगा। ओके, तो ये पूरे टॉपिक्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि यूनियन लिस्ट इसमें जो टॉपिक है इस पे यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाएगा। इसमें जो टॉपिक है जैसे कि एग्रीकल्चर, यहाँ पे स्टेट लिस्ट है, तो स्टेट लिस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट बना सकता है, और कॉन्करेंट लिस्ट पे यूनियन और स्टेट दोनों मिलके बनाते हैं। अभी एक यहाँ पे पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड किया है, यूनियन लॉ प्रिवेल, अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है दोनों में, स्टेट और सेंटर साथ में मिलके लॉ बनाएंगे। ओके, अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है कि नहीं मेरा भैया मेरा फॉलो करो,
स्टेट बोलेगा मेरा फॉलो करो, सेंट्रल बोलेगा मेरा फॉलो करो। इस बैटल में कौन जीत जाता है भैया? यूनियन जीत जाता है, क्योंकि यूनियन पावरफुल है ना हमारे में। स्टेट इतना पावरफुल नहीं है, यूनियन पावरफुल है, राइट। कुछ कुछ केस में यूनियन पावरफुल है, तो यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट का चलेगा भैया। जो भी डेडलॉक होगा, जहां पे कॉन्फ्लिक्ट होगा, वहां पे यूनियन गवर्नमेंट का ही चलेगा। ओके, तो उसके बाद हमारा टॉपिक है व्हाट अबाउट द सब्जेक्ट दैट डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ द। अगर इन तीनों में वो सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, राइट, अगर यूनियन में भी नहीं आ रहा है, स्टेट में भी नहीं आ रहा है, कॉन्करेंट में भी नहीं आ रहा है, तो मुझे बताइए इन तीनों में अगर टॉपिक नहीं आ रहा है तो वो टॉपिक को पे कौन लॉ बनाएगा? तो ऐसे टॉपिक डाले जाते हैं रेसिडरी पावर। ओके, रेसिडरी लिस्ट, ऐसे सब्जेक्ट जो दोनों तीनों लिस्ट में मेंशन नहीं है, ऐसे सब्जेक्ट कहां पे डाले जाएंगे? सब्सिडरी पावर में डाले जाएंगे। ओके, यहाँ पे एग्जांपल है आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। भैया ये बाद में आया, आईटी रिवॉल्यूशन क्या है? बाद में आया हुआ। ये टॉपिक ना सेंट्रल है, ना स्टेट है, ना कॉन्करेंट लिस्ट में है, ये रेसिडरी पावर है। और रेसिडरी पावर में जो भी टॉपिक रहेंगे उस पे कौन लॉ बनाएगा? यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाएगा। ओके, इस पे कौन लॉ बनाएगा? यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाएगा। समझ में आ रहा है आपको? उसके बाद हम देखते हैं स्पेशल पावर फॉर द सम स्टेट। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, स्पेशल पावर सम पावर्स फॉर सम स्टेट। कुछ स्टेट बहुत गरीब है भैया, हमारे गरीब छोड़ो, उनका कल्चर अलग है, उनकी लैंग्वेज अलग है, तो उनको पावर देना पड़ेगा। नहीं दोगे तो वो अलग रह जाएंगे, एलिनेट फील करेंगे, और कहीं ना कहीं दिन वो अलग रहने की मांग करेंगे, हमें इंडिया में नहीं रहना है। तो क्या करते हैं इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट, थोड़ा सा क्या कर देता है, पावर को शेयर कर देता है ना। शेयर करने से शेयर करोगे तो भाई केयर होगी ना, राइट। सो नॉट ऑल द स्टेट हैव इक्वल पावर, स्पेशल स्टेटस अंडर द आर्टिकल। सारे स्टेट को समान है, हमारे 28 स्टेट, सबको समान पावर, इक्वल पावर है नहीं है, क्योंकि फेडरल कंट्री में आता है इंडिया, तो फेडरलिज्म में सारे इक्वली पावर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। कुछ स्टेट को एक्स्ट्रा पावर दी जाती है, उसको स्पेशल स्टेटस बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्पेशल स्टेटस। और आर्टिकल 371 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से ऐसे स्टेट है जिनको स्पेशल पावर दी गई है? आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। प्रोटेक्शन ऑफ द लैंड, राइट, कल्चर एंड जॉब। क्यों इनको, ये सारे जो स्टेट के नाम बताए, इनको स्पेशल स्टेटस है, इनको थोड़ा एक्स्ट्रा पावर दिया है। क्यों दिया गया? क्योंकि क्या है ना, इनका लैंड राइट, कल्चर अलग है, राइट। अगर इस स्टेट में स्पेशल पावर नहीं दिया तो अपने इधर के लोग बहुत ग्रीडी है भैया, आउटसाइडर क्या करेंगे, एरिया में घुस के जगह लेंगे, हाउसेस खरीदेंगे, राइट। और इसकी वजह से उनका कल्चर डूब सकता है। कल्चर प्रोटेक्ट करना जरूरी है, डाइवर्सिटी पे ही हमारा पूरा कंट्री टिका हुआ है, राइट। तो इनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने क्या किया, इनको स्पेशल पावर दी है। ओके, उसके बाद मतलब यहाँ पे भी पावर शेयरिंग है, मतलब इंडिया इज अ फेडरल कंट्री बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पावर को शेयर किया गया है। ओके, उसके बाद यूनियन टेरिटरीज, टू स्मॉल टू बी अ स्टेट, नॉट मर्ज विद द अदर, है ना। कुछ अभी यूनियन टेरिटरी आपको पता ही है, कितने यूनियन टेरिटरी है, कमेंट में जरूर बताना। अगर देख रहे हो वीडियो तो कमेंट में जरूर बताना कितने यूनियन टेरिटरीज है। ओके, तो जितने भी यूनियन टेरिटरीज, इनको यूनियन टेरिटरी नाम क्यों दिया, इनको स्टेट क्यों नहीं बोला? ये कभी सवाल आपके दिमाग में नहीं आया है ना? ये जो यूनियन टेरिटरी नाम दिया, इनको स्टेट क्यों नहीं बोला है? अगर ये स्टेट है तो इनको यूनियन टेरिटरी क्यों नहीं बोला है? ये क्वेश्चन कभी आपके दिमाग में आया है? क्योंकि मेरे दिमाग में तो आता है। क्यों? क्योंकि टू स्मॉल टू बी अ स्टेट, क्योंकि यूनियन टेरिटरी बहुत छोटे होते हैं। गोवा देख लो ना भैया, इतना सा तो है, इतना सा है भैया, हाथ पे खेल सकते हैं, राइट, इतना सा है, राइट। तो ये स्टेट भी नहीं बन सकता ना, प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत छोटा होता है। इट इज टू स्मॉल टू बी अ स्टेट, नॉट मर्ज विद द अदर, और किसी अदर दूसरे स्टेट के साथ मर्ज भी नहीं कर सकते, क्योंकि इनका कल्चर अलग होता है, लोगों का अलग भाषा बोलते हैं, तो किसी स्टेट को मर्ज भी नहीं कर सकते ना स्टेट के साथ, राइट। तो इतना छोटा है कि इसे हम स्टेट का दर्जा नहीं दे सकते, ना ही किसी स्टेट में इसको मर्ज कर सकते, क्योंकि इनकी लैंग्वेज अलग है। तो इसको अलग नाम दिया गया है यूनियन टेरिटरीज। जैसे कि गोवा एक एग्जांपल है, चंडीगढ़ है, दमन एंड दीव है ना। ये सारे क्या है हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, लक्षद्वीप है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है। ओके, तो ये जो है ये डायरेक्टली किसके अंडर आते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। ओके, इन पे रूल कौन, जैसे स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर होता है, गवर्नर होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, वो स्टेट को रन करते हैं। बट यूनियन टेरिटरी तो स्टेट नहीं होते, तो इनको डायरेक्टली कौन रन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट रन करता है। ओके, तो मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा आपको सारे टॉपिक्स। ओके, तो उसके बाद हमने रिजिड पावर शेयरिंग, मतलब दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन नॉट बी चेंज इजीली। जो भी हमने मैं पावर शेयरिंग बताया आपको कि डिफरेंट स्टेट के बीच में पावर को शेयर किया गया है, सेंट्रल और स्टेट के बीच में शेयर किया गया है। जैसे कि एक यूनियन लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है, एक लोकल लिस्ट होती है। ओके, सेंट्रल लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में जो भी टॉपिक होगा वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाता है, स्टेट में जो टॉपिक है वहां पे स्टेट, ये सारा डिवीजन है ना।
कहीं कहीं के स्टेट को भी ऑटोनोमस स्पेशल पावर दी गई है। ये जो डिवीजन है पावर का, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। ओके, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। यहाँ पे हम रिजिडिटी दिखाते हैं क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल बनाया गया है। इससे लोग क्या हो रहे हैं, एक साथ में आ रहे हैं, सबको पावर शेयर हो रहा है। तो क्यों चेंज करना है भैया? अगर चेंज भी करना होगा ना तो बहुत हार्ड प्रोसेस रखा है कॉन्स्टिट्यूशन ने। क्या प्रोसेस है? 2/3 मेजोरिटी इन पार्लियामेंट। भैया पार्लियामेंट में होता है लोकसभा, राज्यसभा, राइट? तो यहां से कितने लोकसभा में मेंबर है? 543 मेंबर है। टोटल स्ट्रेंथ 552 है। इसमें से 2/3 भैया मतलब 350 से भी ज्यादा लोग अगर वोट देते हैं तभी हम क्या कर सकते हैं, पावर जो शेयर किया इसको चेंज कर सकते हैं। तो बहुत हार्ड प्रोसेस है। अगर ये भी कंप्लीट हो जाता है तो सारे स्टेट, मतलब अगर 28 स्टेट है तो हाफ से ज्यादा +1 मतलब 15 स्टेट ने इसको रिकॉग्नाइज देना चाहिए, रेटिफाई करना चाहिए, तभी कॉन्स्टिट्यूशन में से एक लॉ चेंज हो सकता है। ये पावर शेयरिंग वाला जो है, सेंट्रल स्टेट जो डिवीजन है, यूनियन ली, स्टेट ली, ये अगर चेंज करना होगा तो फिजिकली तो इम्पॉसिबल ही है ये। ओके, बट यहाँ पे क्राइटेरिया दिया है, अगर कोई चेंज करना ही पड़े तो कैसे होगा? तो ये क्राइटेरिया है। क्या करना पड़ेगा? लोकसभा राज्यसभा में पास करना पड़ेगा और स्टेट का भी परमिशन लेना पड़ेगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। रोल ऑफ जुडिशरी। ये जुडिशरी क्या करता है ना? जुडिशरी क्या करता है भैया? कुछ नहीं करता है। ये कुछ नहीं करता मतलब बहुत कुछ करता है भैया। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड प्रोसीजर। सबसे मेन जुडिशरी का काम होता है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है भैया, कॉन्स्टिट्यूशन, वहां पे जो रूल्स लॉज लिखे हुए, लॉज एंड रेगुलेशंस, उसको इंप्लीमेंट करता है भैया, लोगों तक पहुंचाने का काम जुडिशरी करता है। दूसरा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इंश्योर द पावर। अभी यहाँ पे बता देता हूँ जुडिशरी का क्या सिस्टम है हमारे इंडिया में। सुप्रीम लेवल पे सुप्रीम कोर्ट है, स्टेट लेवल पे स्टेट नहीं बोलते हैं उसे, हाई कोर्ट बोलते हैं, और लोकल लेवल पे मैजिस्ट्रेट है या लोकल कोर्ट भी बोल सकते हो आप। ये पूरा जुडिशरी का सिस्टम है इंडिया का। तो कैसे काम करते हैं लोग? हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम पावर, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट इंश्योर प्रॉपर पावर डिवीजन। तो कुछ ऐसे मुद्दे जो सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, कुछ मुद्दे हाई कोर्ट में है, कुछ लोकल कोर्ट में। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है कि हाई कोर्ट से कोई केस सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर हुआ, या लोकल से कोई हाई कोर्ट तक जाते हैं, कोई हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक भी जाते हैं। तो ये थोड़ा सा डिवीजन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू रेज द रिसोर्सेस by levying taxes in order to carry on the government and the responsibility assigned to each of them. अब यहाँ पे यूनियन है, हमने डिस्कस किया यूनियन एंड स्टेट अपने लेवल पे रिसोर्सेस को राइज करने के लिए, मतलब भैया कोई भी गवर्नमेंट को रन करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। क्या चाहिए? पैसा। और पैसा कहां से आएगा भैया? पैसा कमाना चाहिए ना स्टेट को, राइट? ये रोड बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 0 रुपीज में आपका क्या होता है, पूरा इलाज किया जाता है। तो ये पैसे आते कहां से भैया? टैक्स से आते हैं। कहां से आते हैं? टैक्स से आते हैं यार। सेंट्रल गवर्नमेंट अलग टैक्स कलेक्ट करता है, स्टेट गवर्नमेंट अलग टैक्स कलेक्ट करता है, और यहां से जो टैक्स आता है वहां से उनका रिसोर्सेज बनता है। और रिसोर्सेज क्यों बनता है? कि गवर्नमेंट पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्या होती है? कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे क्या करना पड़ता है? फुलफिल करना पड़ता है। तो ये टैक्स कलेक्ट करके पैसे कमाते हैं, और इस पैसों से हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया को फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो 2 मेजर टॉपिक हमने कर लिए। एक बार हम क्या करते हैं इसको, इस वीडियो अभी खत्म ही होने वाला है। ओके, तो हमने क्या 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 हम देख लेते हैं एक बार। हमने सबसे पहले मीनिंग किया। क्या किया हमने? सबसे पहले मीनिंग किया। मीनिंग के बाद हमने कंपैरिजन किया। ओके, मीनिंग मतलब फेडरलिज्म, जहां पे एक सेंट्रल लेवल पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, और उसके अंडर नहीं बोल सकते, उसके अलावा और 2 गवर्नमेंट हो सकते हैं नीचे, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। ये हमने पावर, और सेंट्रल और स्टेट दोनों इंडिपेंडेंटली काम करेंगे, अलग अलग काम करेंगे, सबका पावर को डिवीजन अलग रहेगा। उसके बाद हमने कंपेयर करके यूनिटरी और फेडरल गवर्नमेंट के बारे में देखा। ओके, उसके बाद हमने फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म देखा कि हमने 7 फीचर्स देखे, और उस फीचर में अलग अलग फीचर, ये आपका कीवर्ड बन चुका है, ये क्या है, तो कीवर्ड को फॉलो करो। नाम ही कीवर्ड है, टॉपिक का ही नाम रखा है भाई, फेडरल, यही कीवर्ड बनाया है, यहीं से आपको क्या करना है? फॉलो करना है। उसके बाद हमने देखा फीचर्स के बाद हमने देखा 2 रूट्स ऑफ होल्डिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर, दोनों का डिफरेंस यहाँ पे क्लिस्टर हमने दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे मेंशन करके रखा है। ये भी इतना भी बना दोगे ना, बहुत सारे मार्क्स आपको मिल जाएंगे।
ओके, व्हाट्स मेक इंडिया अ फेडरल कंट्री, ये हमने टॉपिक किया। तो ये 3-4 टॉपिक्स हमने इसमें कंप्लीट कर लिए हैं, और 2 टॉपिक इस चैप्टर में बचते हैं, वो हम आने वाले पार्ट 2 में हम इसे कंप्लीट करने वाले। तो आई होप ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर एंड क्रिस्टल हो चुके होंगे। अगर नहीं हुआ है तो कमेंट में जरूर बताना कौन सा टॉपिक वापस लेना है, डेडिकेटली उस पर एक वीडियो जरूर बनेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी चैप्टर के साथ, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों।